हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी का फुल ईयर पे-पर-व्यू खत्म होने के बाद AEW कंपनी के बैकस्टेज में कैसा माहौल था, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू से पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप क्या मिली है। एक AEW सुपरस्टार ने फुल ईयर पे-पर-व्यू पर इंजर्ड होने के बावजूद रेसल किया है। AEW सुपरस्टार कोडी रोड्स ने एक चीज ट्वीट कर दी है। और गाइज अभी पॉसिबली कई सारे NJPW सुपरस्टार्स AEW कंपनी के शोज के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप क्या मिली। और गाइज अगर आपको पता नहीं कि मैं यहाँ पर किस रैम्पेज शो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू के पहले के रैम्पेज शो के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में उस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और हमने देखा था कि AEW का रैम्पेज शो AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू के पहले का आखिरी शो था, इसलिए उस शो के ऊपर भी हमें AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। पर अगर यहाँ पर हम बात करें उस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज उस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 15% कम हो चुकी है। और जहाँ पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 599 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 515 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो बहुत ही कम है। और मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि गाइज ये AEW कंपनी का फुल ईयर पे-पर-व्यू के पहले का आखिरी शो था, इसलिए मुझे लग रहा था कि इस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ सकती है। पर सरप्राइजिंगली इस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले काफी कम हो चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि इसके लिए रीजन क्या था। और जहाँ तक बात है 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक में भी AEW कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 9% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 293 के व्यूअर्स, तो यहीं पर लास्ट रैम्पेज शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 263 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो फिर एक बार काफी कम है। और AEW का रैम्पेज शो फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 13 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 5 के ऊपर था, जिससे आप समझ सकते हैं कि AEW को अपने रैम्पेज शो के व्यूअरशिप के अंदर कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। तो देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीजन क्या था, या फिर AEW कंपनी को काफी तगड़ा कंपटीशन था। पर AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू के पहले के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच बताओ तो मैं देखकर काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रैम्पेज शो AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू के पहले का आखिरी शो है, इसलिए हमें इस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू पर कौन सा रेसलर इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल कर रहा था। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि हमें फुल ईयर पे-पर-व्यू पर एक से बढ़कर एक मैचेस देखने को मिले हैं, जिनमें बहुत ही बढ़िया नॉर्मल मैचेस और बहुत ही बढ़िया स्टिपुलेशन मैचेस भी थे। पर गाइज इतने बढ़िया मैचेस के बाद हाल ही में AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है। और गाइज ये अपडेट ये है कि AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू पर एक चैंपियन ने इंजर्ड होने के बावजूद फुल ईयर पे-पर-व्यू पर एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है। और गाइज ये चैंपियन कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा है, जिन्होंने फुल ईयर पे-पर-व्यू पर अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गवा दी है। पर गाइज हाल ही में केनी ओमेगा को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है। और गाइज ये अपडेट ये है कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा काफी इंजर्ड चल रहे हैं और प्रॉब्ली फुल ईयर पे-पर-व्यू से केनी ओमेगा 100% नहीं थे। और केनी ओमेगा को अपने शोल्डर्स के अंदर प्रॉब्लम थी, पर इंजर्ड होने के बावजूद भी केनी ओमेगा ने AEW कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू पर रेसल किया है। और केनी ओमेगा ने एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर किया है, जिस मैच से मैं तो डिसअपॉइंट नहीं हुआ। और मेरे हिसाब से केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के बीच में ये एक बहुत ही बढ़िया और मेन इवेंट लेवल का मैच था। और केनी ओमेगा ने ये मैच इंजर्ड होने के बावजूद डिलीवर किया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि केनी ओमेगा कितने टफ रेसलर है। और केनी ओमेगा ने ये मैच इंजर्ड होने के बावजूद रेसल किया है, तो क्या पता हमें केनी ओमेगा AEW कंपनी के टेलीविजन से ब्रेक लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि फुल ईयर पे-पर-व्यू खत्म होने के बाद अब तक केनी ओमेगा को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आए कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा की हालत कैसी है, या फिर केनी ओमेगा की इंजरी बढ़ चुकी है। पर इंजर्ड होने के बावजूद केनी ओमेगा ने फुल ईयर पे-पर-व्यू पर इतना बढ़िया मैच दिया है, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस ये देखकर तो मैं काफी खुश हूँ कि केनी ओमेगा ने इंजर्ड होने के बावजूद फुल ईयर पे-पर-व्यू पर एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है। और मुझे तो लगता है कि केनी ओमेगा अपने परफॉर्मेंस के चलते बार बार इंजर्ड होती ही है, पर मैं होप कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो और केनी ओमेगा हमें आने वाले कई साल तक रेसल करते हुए दिखाई दे। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी का फुल ईयर पे-पर-व्यू खत्म होने के बाद AEW कंपनी के बैकस्टेज में क्या माहौल था। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर कल की ये वीडियो देखी है, तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी का फुल ईयर पे-पर-व्यू ऑफ एयर जाने के बाद एडम हैंगमैन पेज ने किस तरीके से यहाँ पर क्राउड को एड्रेस किया था। जो अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज सबके बाद हाल फिलहाल में AEW कंपनी के बैकस्टेज को लेकर एक अपडेट सामने आई है। और गाइज अपडेट ये है कि AEW कंपनी का फुल ईयर पे-पर-व्यू खत्म होने के बाद AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी पॉजिटिव माहौल था। और यहाँ पर AEW कंपनी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट किया है और अब उनकी इन्वेस्टमेंट असर दिखाने लगी है, जिससे AEW
कंपनी की बैकस्टेज में टोनी खान और एब्ल्यू कंपनी के बाकी सारे एम्प्लॉयज काफी खुश थे और आप भी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से हैंगमैन पेज के एब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद यहाँ पर काफी सारे सुपरस्टार्स ने आकर हैंगमैन पेज को कांग्रेचुलेशन किया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि एब्ल्यू कंपनी का फुल ईयर पे पर ऑफर जाने के बाद एब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज में काफी पॉजिटिव माहौल था। और गाइज मैं यही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी भी शो के बाद किसी भी रेसलिंग प्रमोशन का माहौल काफी अच्छा हो, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज को भी वहाँ पर काम करने के लिए मजा आता है। और इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में कोडी रोड्स ने क्या ट्वीट कर दिया है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में कोडी रोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट बेबी फेस में से एक है और एब्ल्यू कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के अंदर एक फेस सुपरस्टार बने हुए हैं। पर सरप्राइजिंगली अब कोडी रोड्स को एब्ल्यू कंपनी के फैंस की तरफ से नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है। पर हम इस सब के बावजूद भी कोडी रोड्स अपना हील टर्न करते हुए नहीं दिखाई दिए और अभी कोडी रोड्स एब्ल्यू कंपनी के अंदर एक फेस सुपरस्टार के तौर पर वर्क कर रहे हैं, जिससे पॉसिबली कोडी को मिलती हुई हेट और भी ज्यादा बढ़ रही है। और मुझे पता नहीं क्या यही रीजन है, पर पॉसिबल इसी रीजन के चलते हाल ही में कोडी रोड्स ने ट्विटर क्विट कर दिया है और कोडी रोड्स ने ट्विटर पे से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है और अब कोडी रोड्स ट्विटर के ऊपर नहीं है और कोडी ने अपने बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जैसे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के ऊपर नहीं बताया कि कोडी के ट्विटर क्विट करने के पीछे का मेन रीजन क्या है। पर गाइस सरप्राइजिंगली अब कोडी रोड्स ने ट्विटर क्विट कर दिया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली कोडी रोड्स ने फैंस के हेट के चलते अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में कोडी रोड्स को काफी ज्यादा हेट मिल रही है और यंग बक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए यंग बक्स ने अपना ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया था और प्रोफेशनल लोग यंग बक्स का ट्विटर हैंडल चलाते हैं। पर जहां तक बात है कोडी रोड्स की, तो मुझे लगता है कि अब हमें शायद ही कोडी रोड्स ट्विटर के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोडी की सडनली ट्विटर क्विट करने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी न्यू जापान प्रो रेसलिंग रेसलर्स एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप बहुत देर से एब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत पहले से एब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के बीच में एक डील हुई है, जिसके चलते हमें कई बार न्यू जापान प्रो रेसलिंग रेसलर्स एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दिए हैं। पर गाइज अपीयरेंस सिर्फ 1 टाइम या फिर 2 टाइम के लिए थी, पर इस सब के बावजूद हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें पॉसिबली कई सारी न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार्स एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइज हाल ही में इस वीक के रैम्पेज शो से पहले न्यू जापान प्रो रेसलिंग रेसलर यानी कि रॉकी रोमेरो ने ऑरेंज कैसिडी को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के फैक्शन यानी कि क्योस ज्वाइन करने के लिए कहा था और यहाँ पर रॉकी रोमेरो चाहते थे कि ना सिर्फ ऑरेंज कैसिडी बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग फैक्शन यानी कि क्योस ज्वाइन करे। और गाइज सरप्राइजिंगली यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग फैक्शन यानी कि क्योस ज्वाइन कर ली है। और लास्ट वीक का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद टोनी खान ने यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी के बिहाफ के ऊपर बात करते हुए कहा था कि अगर ऑरेंज कैसिडी को क्योस ज्वाइन करनी है तो ऑरेंज कैसिडी क्योस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर क्योस के लीडर एब्ल्यू कंपनी अंदर आना चाहते हैं तो टोनी खान क्योस के लीडर को ओपन इन्विटेशन देना चाहते हैं। जो बातें टोनी खान ने इस वीक रैम्पेज शो ऑफ जाने की बात कही थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान न्यू जापान प्रो रेसलिंग रेसलर्स को एब्ल्यू कंपनी अंदर इनवाइट कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग फैक्शन यानी कि क्योस के लीडर कौन है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर क्योस के लीडर कोई और नहीं बल्कि काजुचिका ओकाडा है, जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के टॉप स्टार है और हाल ही में ऑरेंज कैसिडी ने क्योस ज्वाइन की है। इसलिए मैंने आपको फुल ईयर पे पर व्यू के पहले कहा था कि हमें पॉसिबली काजुचिका ओकाडा एब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पे पर व्यू पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर वहां पर काजुचिका ओकाडा एब्ल्यू कंपनी के अंदर नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे चलकर फ्यूचर में कई सारी न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार्स एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो देखना पड़ेगा कि क्या काजुचिका ओकाडा, टेत्सुया नाइटो और हिडेयो इतामी हमें एब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इन सब सुपरस्टार्स को एब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो इन सबको एब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहता हूँ, पर देखते हैं कि इन सबको एब्ल्यू कंपनी अंदर आने के लिए कितना टाइम लगता है। पर ऐसे ही एब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?